हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग किस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे? आज हम लोग बात करेंगे कुछ बेसिक डेफिनेशन के बारे में जो हम लोग यूज करते हैं एटॉमिक मास पढ़ते समय। तो सबसे पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था इसको पहले ध्यान से सुनते हैं। पहला हम लोग गैर-लुसेक लॉ पढ़े थे, दूसरा एवोगैड्रो लॉ पढ़े थे, तीसरा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इतना हम लोगों का कंप्लीट हो गया था। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर कुछ बेसिक डेफिनेशन, जिसमें सबसे पहले देखेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। उससे पहले ये समझते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास ये सब पढ़ते क्या है, ये सब है क्या चीज और क्यों पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से समझते हैं। जैसे कोई हमारा एटम है, तो एटम में दो चीज होता है, इसको ध्यान देने वाली बात है। जैसे यहाँ पे आप कोई भी पीरियोडिक टेबल का सबसे छोटा वाला लेते हैं, सबसे हल्का, ये इसको सभी ने देखा होगा, ये H है, इसको हाइड्रोजन कहते हैं। कुछ यहाँ पे 1 लिखा जाता है तो यहाँ पर लिखा जाता है 2, ऐसे ही हम लोग लिखते हैं। तो ये जो नीचे लिखा गया है ये है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर जो 2 लिखा है ये एटॉमिक मास है, इसको कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो एटम का मास होता है उनको रिप्रेजेंट करने का ये सब तरीका है, कहां से आया ये सब पता करते हैं। जैसे अगर हम हाइड्रोजन की बात करेंगे तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे लाइटेस्ट यानी सबसे हल्का और सबसे छोटा जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन है। सबको पता होगा कि हाइड्रोजन के पास केवल एक सेल होता है, एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन न्यूट्रॉन 0 होता है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम हाइड्रोजन के मास की बात करेंगे कि हाइड्रोजन का मास कितना होता है तो 1.008 होता है, ये हाइड्रोजन का मास है। तो अब यहां पर देख लो, मास तो हाइड्रोजन का लिखा जा चुका है, लेकिन यहां पर कोई यूनिट नहीं लिखा गया है, कोई यूनिट वगैरह नहीं लिखा गया। हालांकि अब टेक्नोलॉजी, अब सारा चीज डेवलप हो गया, एडवांस हो गया है, अब यूनिट भी लिख देते हैं, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल में पहले तो हम लोग ऐसे ही लिखते थे, 1.008 लिख के छोड़ दिए, इसके आगे कुछ लिखते नहीं थे, इसका यूनिट क्या था। तो इसी तरीके से चीजों को समझेंगे। तो सबसे पहले रिलेटिव एटॉमिक मास या इसी को रिलेटिव एटॉमिक वेट भी कहते हैं। अब ये होता क्या है इसको समझते हैं। जैसे मान लो कोई हमारा एटम है, तो एटम के जो मास होता है, कोई हमारा एक एटम है, एटम का जो मास होगा उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, इसको डाल्टन ने दिया था स्टैंडर्ड तरीके पे। अब स्टैंडर्ड में किस किस एलिमेंट को यूज किया गया था? स्टैंडर्ड में जो एलिमेंट यूज किया गया था वो हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था। डाल्टन ने पहली बार काम किया था। तो इसीलिए मैंने यहां पे लिखा है दिस इज डन बाय एक्सप्रेसिंग मास ऑफ वन एटम। तो मतलब जो एटम का मास होगा विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड स्टैंडर्ड डाल्टन। तो डाल्टन ने सबसे पहले इसका यूज किया था और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में यूज किया गया था। स्टैंडर्ड मतलब आप लोग समझते होंगे, जहां पे टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, इन सब के बारे में बात करते हैं। और सबसे पहले यहां पर जो यूज किया गया, पहले हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में यूज किया गया, बाद में ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में भी यूज कर दिया गया। अब हाइड्रोजन, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हाइड्रोजन जो होता है ये लाइटेस्ट एलिमेंट होता है, सबसे छोटा एलिमेंट होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में। 118 होते हैं, मुझसे ज्यादा भी होते होंगे, ठीक है। तो देखो बाद में क्या किया, अब कैसे कैसे यूज किया गया। तो बाद में क्या किया, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ऑक्सीजन को यूज कर दिया। तो सबसे पहले हाइड्रोजन वाला समझेंगे। ऑन हाइड्रोजन स्केल देखो कैसे निकालते हैं। Rm का मतलब क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास हो जाएगा। Rm का मतलब क्या होगा, रिलेटिव एटॉमिक मास। अब यहां पे क्या लिखा गया, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, मतलब एक एलिमेंट के एटम का मास होना चाहिए। उसके बाद मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, फिर उसके बाद एक हाइड्रोजन एटम का मास लिखेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक वेट निकल करके आ जाएगा। अभी मैं हाइड्रोजन का निकाल के दिखाऊंगा, ऑक्सीजन का भी हम लोग समझेंगे। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब देखो, अगर तुम हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे, जैसे डाल्टन ने क्या किया, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, उसके बाद ऑक्सीजन को ला दिया। तो ऑक्सीजन के केस में देखते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। यहां पे क्या हो जाएगा, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। अब यहां पे 1/16, फिर क्या होगा, मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम हो जाएगा। अब यहां पे 1/16 का मतलब क्या है, जो 16 होता है वो ऑक्सीजन का मास होता है। जरा समझाता हूं, देखो कैसे होता है, यहां पे समझते हैं। अगर हम ऑक्सीजन लिखे हैं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और मास कितना होता है, 16 होता है। ऐसे तो देखेंगे तो पॉइंट में जाता है सबका,
लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जस्ट एटॉमिक नंबर का डबल मानते हैं। तो जैसे एटॉमिक नंबर 8 है तो डबल कर दोगे, मास हो जाएगा 16। तो ऐसे हम लोग डबल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये 16 ऑक्सीजन के मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे चलते हैं। अब सबसे मस्त बात है, देखो यहाँ पे ये जो स्टैंडर्ड वाला तरीका था, ये जो स्टैंडर्ड वाला तरीका था, ये एडॉप्ट एक तरीके से कह सकते हैं कि एक्सेप्ट किया गया था, एडॉप्ट किया था 1961 में। इंटरनेशनल तरीके पे इसको मान लिया गया। ये लाइन एनसीईआरटी में भी लिखा है, तुम चाहोगे तो पढ़ सकते हो। ये यहाँ पे सीधे सीधे लिखा है कि मतलब 1961 में इसको इंटरनेशनली एक्सेप्ट कर लिया गया था। तो इस केस में यहां पर जब यूज किया गया तो अब कार्बन 12 का यूज कर दिया गया। अब कार्बन 12 क्या होता है इसको समझते हैं। देखो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट होते हैं जिनका क्या होता है, आइसोटोप्स पाया जाता है। हालांकि सारे एलिमेंट का आइसोटोप्स नहीं पाया जाता, लेकिन मैक्सिमम एलिमेंट का आइसोटोप्स पाया जाता है। अब आइसोटोप्स क्या होता है थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, हालांकि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आइसोटोप्स को समस्थानिक कहते हैं, मतलब जिनका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक समान होगा और परमाणु भार अलग अलग होगा, मतलब एटॉमिक वेट अलग अलग होगा, उसे हम लोग बोलते हैं समस्थानिक यानी आइसोटोप्स। अब कार्बन के 3 होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। कार्बन 14 जो होता है उसका यूज करते हैं कार्बन डेटिंग में। कार्बन डेटिंग का मतलब समझते हैं, जैसे मान लो कोई फॉसिल्स है, अब मान लो जैसे कोई प्लांट है या कोई जानवर वगैरह मर गया, अब वो जमीन के नीचे दब गया, मान लो भूकंप आया, हम ही लोग दब गए जमीन के नीचे। तो दबने के बाद क्या होगा कि जब मान लो फिर नया दुनिया बनेगा, नए लोग आएंगे, तो इसी तरीके से फिर डिस्कवरी होगा, खोज होगा, तो पता चला कि हम लोग का बॉडी का जो बोन्स है वो नीचे से दबा हुआ मिला। तो अब उसका कितने साल पुराना है ये पता करते हैं, किससे, कार्बन डेटिंग से। और कार्बन डेटिंग में किसका यूज करते हैं, कार्बन 14 का यूज करते हैं, रेडियो एक्टिव होता है, इसको ध्यान देना। तो इसी तरीके से कार्बन 12 ये है, तो कार्बन 12 का मतलब क्या है, कार्बन का आइसोटोप्स है। क्यों, कार्बन के आइसोटोप्स कितने होते हैं, 3 होते हैं, 12, 13, 14। तो यहाँ पे कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में बनाया गया है। तो यहाँ पे कार्बन 12 एटम इसका यूज करते हैं। तो अब इसके टर्म में कैसे पढ़ेंगे इसको ध्यान देना है। देखो रिलेटिव एटॉमिक मास को कैसे पढ़ने वाले हैं, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, वो तो ऊपर वाला लाइन सेम ही रहने वाला है। बस फर्क इतना था कि यहाँ पर हाइड्रोजन के केस में था, यहाँ पर ऑक्सीजन के केस में है, यहाँ पर कार्बन के केस में है। तो इसमें क्या है, अब बस कुछ नहीं करना है, 1/12 लगाना है, बाकी मास ऑफ वन, यहाँ पे कार्बन 12 एटम। 12 क्या है, कार्बन का मास है। कार्बन का मास कैसे है ये भी समझ लो। देखो यहाँ पे ये है कार्बन, 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 एटॉमिक नंबर 666। अब कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ठीक है। तो यहाँ पर ये कार्बन 12 क्या है, कार्बन का एटॉमिक मास है। अब अगर 13 वाले का यूज, जैसे हम कह रहे हैं, मतलब मान लेते हैं कि अगर 13 वाले का यूज करते तो यहाँ पे 1/13 होता, अगर 14 वाले का यूज करते तो 1/14 होता। हालांकि 14 वाला रेडियो एक्टिव है तो उसका यूज नहीं कर सकते ना, इसलिए तो यहाँ पर 12 का यूज किया गया है। क्लियर है इतना। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि नोट्स बनाना है इसलिए मैं लिख देता हूं, उसके बाद आगे का कहानी डिस्कस करते हैं। चलो उम्मीद है तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होगे। अब देखो जरा समझते हैं, अब जरा बात करेंगे एएमयू के ऊपर। आखिरकार एएमयू होता क्या है और इसका पूरा नाम क्या है। सबसे पहले एएमयू का मतलब समझते हैं। देखो एएमयू का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, एएमयू। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो एटॉमिक में जो ए है कैपिटल वाला शुरू का, इसको चुरा लिया गया, लेकिन स्मॉल में लिखेंगे, ये ध्यान देना। अब यहाँ पे एम यहाँ से गायब कर दिए, यू यहाँ से गायब कर दिए, एएमयू हो गया। अब सर एएमयू क्या होता है, सबसे पहले ये बताइए। तो सुनो, एटम के मास को रिप्रेजेंट करने का यह तरीका है, यानी एटम के मास को यूनिट के टर्म में लिख देंगे, तो इसी को एएमयू बोलते हैं, ठीक है। और ये कार्बन 12 के बारे में तो हम लोग बात किया ही था कि द एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स। मतलब एटम के मास को रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूनिट हम लोग लिखते हैं उसे एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। और एक एएमयू बराबर क्या होता है, देखो 1/12 यूज किया गया है तो 1/12 लिख देना, फिर मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। जो थ्योरी में लिखा था वही फॉर्मूला बना दिया। मतलब एक एएमयू में कितना होता है तो तुम सीधे सीधे बता सकते हो, 1/12 यानी 12
इंटू मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। इसके बाद मास ऑफ वन न्यूक्लियन इन कार्बन 12 एटम भी इसको बोल सकते हो। अब सर यहाँ पे न्यूक्लियन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये बताइए। देखो ये बहुत समझने वाली बात है कि न्यूक्लियन आखिरकार होता क्या है। इलेक्ट्रॉन जानते हैं, प्रोटॉन जानते हैं, न्यूट्रॉन जानते हैं, लेकिन न्यूक्लियन क्या होता है। तो सबसे पहले ये समझे, देखो जो न्यूक्लियन होता है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन होता है, इनका योग होता है। मतलब प्रोटॉन के नंबर और न्यूट्रॉन के नंबर को जोड़ दोगे तो जो तुम्हारा बनेगा न्यूक्लियन होगा। तो इसीलिए कहते हैं न्यूक्लियस में, न्यूक्लियन का मतलब यही होता है कि न्यूक्लियन जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, इसको ध्यान देना। तो इसलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो योग होता है इसी को न्यूक्लियन कहते हैं। अब जैसे मान लो एक एग्जांपल से समझते हैं, कल को हमसे कोई पूछा कि ऑक्सीजन में कितने न्यूक्लियन होंगे, ये ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, ये ऑक्सीजन का मास, तो ऑक्सीजन में कितने न्यूक्लियन होंगे, तो ऑक्सीजन में न्यूक्लियन कितने होंगे, 16 होंगे। ला अब 16 कैसे बता दिए, तो देखो जो ऊपर ए लिखा गया है ये एटॉमिक मास है, ये एटॉमिक नंबर है, यानी ये जेड है, ये ए है। तो अब यहाँ पे 16 मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, क्योंकि एटॉमिक मास जो है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग ही तो होता है, यानी जो एटॉमिक मास है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। तो मतलब जो एटॉमिक मास वही न्यूक्लियन। क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। अब एक एएमयू में कितना होता है, 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अगर तुम किलोग्राम यानी केजी में लिखना चाहते हो तो 10⁻27 लगा देना बस, और कुछ नहीं करना है। अब एक एएमयू को हम लोग एक डाल्टन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अगर कभी बाय द वे, ये थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन है तो इसको थोड़ा ध्यान देना कि एक एएमयू को एक डाल्टन भी कहते हैं। अब देखो आज के समय में एएमयू जो है, अब हालांकि बहुत लोग एएमयू नहीं लिखते हैं, ठीक है, केवल स्मॉल यू लिख के छोड़ देंगे ऐसे। तो इस स्मॉल यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास। क्या होता है, यूनिफाइड मास। यानी तुम अब एएमयू न लिख करके केवल स्मॉल यू लिख दोगे तो उसका मतलब भी क्या होगा, एएमयू ही होगा, क्योंकि एएमयू को आज के समय में रिप्लेस कर दिया गया स्मॉल यू से। तो देखो ये स्मॉल यू है, इससे रिप्लेस कर दिए तो ये यूनिफाइड मास हो गया। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब देखो यहां पे, अब एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है ग्राम में, वो मैंने लिखा हुआ है। इसको पहले देखो, यहां पर मैंने एक हाइड्रोजन का मास लिखा है, वो भी ग्राम में। एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 यानी 24 ग्राम होता है। तो अब अगर तुम हाइड्रोजन का मास लिखना चाहते हो एएमयू के फॉर्म में, पहले बात को समझो, यहां पर जो लिखा गया वो ग्राम में लिखा गया है, अब हमको चाहिए एएमयू में। तो एएमयू में कैसे लिखेंगे इसको समझते हैं। तो एएमयू में लिखने का तरीका होगा कि जो हाइड्रोजन का मास है ग्राम में, उसको एक एएमयू से डिवाइड कर दो, और एक एएमयू का वैल्यू कितना होता है, 56 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 24 वाला हो जाएगा। जब इसको कट करोगे तो 1.0078 यू लिख सकते हो। यू क्यों लिखेंगे, क्योंकि अब एमयू को रिप्लेस कर दिया स्मॉल यू से। इसका मतलब क्या होता है, यूनिफाइड मास। इसका मतलब होता है यूनिफाइड मास। तो शुरू में मैंने याद करो वही बताया था कि हाइड्रोजन का जो मास होता है 1.008 होता है, और तुम देख सकते हो फाइनली हमारा जो मास है 1.008 आ गया है। उसके बाद तुम अगर जीरो का नाम नहीं भी लोगे तो चलेगा, कोई समस्या वाला बात नहीं है। क्लियर हुआ। अब देखो मैंने ये भी बोला था कि हालांकि इनका जो वैल्यू होता है फ्रैक्शन यानी दशमलव में होता है, लेकिन यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का मास 15.995 एमयू लिखा है। इसको तुम लोग 16 भी बोल सकते हो, तो इसीलिए मैंने बताया कि मतलब नॉर्मल 16 बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा हो गया ऑक्सीजन का एमयू में। तो अब मैं तुमको लिख के दिखाता हूं कि कैसे मतलब एमयू को रिप्रेजेंट कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि एमयू को कैसे यूज करेंगे। तो इतना तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखो एमयू को यूज करने का तरीका बता देते हैं। तो आज के बाद तुम लोग भी एमयू को यूज कर सकते हो। देखो जैसे मान लो सबसे पहले 10 एलिमेंट का नाम लिखते हैं। केवल 10 एलिमेंट काफी है तुम लोगों को समझाने के लिए, उसके बाद तो तुम लोग खुद ही अपने से कर लोगे।
तो सबसे पहले 10 एलिमेंट का नाम लिखते हैं। देखो 10 एलिमेंट कौन कौन हमारे हो जाएंगे। ठीक है, हाइड्रोजन से स्टार्ट कर लेते हैं। देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, चलो सोडियम भी लिख लेते हैं। 11 एलिमेंट लिख लिए सबसे पहले। ठीक है, देखो अब यहां पे सबसे पहले इनका एटॉमिक नंबर लिखते हैं। हाइड्रोजन 1, हीलियम का 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन कितना आएगा 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, सोडियम 11। इतना क्लियर होगा। अब जरा इनका मास लिखते हैं। देखो तो हाइड्रोजन का हालांकि 1.008 होता है, लेकिन तुम 1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। शुरू में मैंने 2 लिखा था, तो वो 2 हमारा जो होता है आइसोटोप्स वाला होता है, उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यहां पर तुम 4 लिख दो, यहां पे 6 लिख दो, और यहां पे कितना लिखोगे 8 लिख दो, यहां पे 10 लिख दो, इसका कितना लिखोगे 12 लिख दो। यहां पर सोडियम के केस में मतलब जैसे 11 का 22 होता है, तुम 23 लिखना, नियॉन का 10 का क्या लिखोगे 20 लिख दो। यहां पे 9 का क्या लिखोगे 18 लिख दो, 8 का क्या लिखोगे 16 लिख दो, 7 का क्या लिखोगे 14। अब देखो एएमयू को यूज कैसे करते हैं। देखो अब जैसे हाइड्रोजन का मास कितना है 1.008, तो तुम ऐसे लिखोगे, बताते हैं रुको। देखो 1.008 लास्ट में लिख देना यू, या फिर यू के जगह क्या लिख सकते थे एएमयू। क्लियर है। तो यहां पे कितना लिखेंगे 4U, 6U, 8U, 10U, लेकिन लिखते समय यह ध्यान देना कि U स्मॉल होना चाहिए। 12U, यहां पे 14U, यहां पे 16U, 18U, यहां पे 20U, यहां पे 23U। अब समझे, ऐसे यूज करते हैं। तो तुम्हारा मन है तो तुम एएमयू लिखो, या तो तुम्हारा मन है तो स्मॉल यू लिखो। तो इस तरीके से इसके यूज करते हैं। देख लो रिजल्ट तुम्हारे सामने है। तो पहले हम लोग क्या लिखते थे, पहले भाई साहब इसका कोई यूनिट नहीं था तो छोड़ देते थे ऐसे ही। अब केवल 1 लिख के, जैसे सोडियम का 23 लिख के छोड़ दिए। लेकिन अब तो पता चल गया है कि क्या लिखते हैं, तो लिखते हैं क्या लिखते हैं एएमयू लिखते हैं या फिर स्मॉल यू लिखते हैं। तो इस तरीके से यूनिफाइड मास को यूज भी करते हैं। तो यूज कैसे किया जाता है ये देखो। तो अब मतलब क्या करना, जब तुम लोग कभी लिखना तो लिखने समय क्या, जैसे मान लो यहां पे ले लेते हैं, तुम्हारा ले लिए क्या, कोई भी एलिमेंट उठा लेते हैं। जैसे मान लो ये ले लिए एलिमेंट, क्या है भाई साहब, कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं। अब एलिमेंट इतना सारा है कि कौन सा उठाएं ये नहीं पता चल रहा है, सबसे बड़ी बात यही है। चलो यहीं में से कोई उठा लेते हैं, जैसे हीलियम है, चलो इसी को लेते हैं। देखो तो अब जैसे यहाँ पे 4 लिखा गया था, यहाँ पे 2 लिखा गया था, तो अब जब तुम लिखना आता, जैसे पहले क्या लिखते थे 4 लिख के छोड़ देते थे, तो लेकिन अब क्या करना 4 लिख के छोड़ना मत, 4 लिख के यू जरूर लिखना। मतलब ऐसे क्या होगा कि थोड़ा लगोगे कि हाँ भाई तुम केमिस्ट्री पढ़े हो, लिखे हो, जानते हो। तो सीखने का तरीका है कि उसका यूज करें। अब तुम जान लोगे, नहीं भी लिखोगे तो भी कोई मजा नहीं आएगा ना। ठीक है, नहीं लिखेंगे तभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस मैं ऐसे ही कह रहा था। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। तो उम्मीद है तुम लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब चलो डिस्कस करते हैं एटॉमिक मास के बारे में। आखिरकार एटॉमिक मास होता क्या है। ठीक है, तो देखो समझते हैं। अभी इसको यहां पे डिस्कस करते हैं। अभी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो अब यहां पर डिस्कस कर लेते हैं फाइनली। देखो तो एटॉमिक मास क्या होता है, इट इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ ए सब्सटेंस। मतलब किसी एक एटम का जो मास होता है, या एटम का जो मास होता है उसी को एटॉमिक मास कहते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है एएमयू होता है। और अभी अभी मैंने बताया था कि कैसे एएमयू के फॉर्म में लिखेंगे। तो यही है, कोई अगर हमारा सब्सटेंस होगा उसमें जो एक एटम का मास होगा वही हमारा एटॉमिक मास हो जाएगा। क्या होगा, वही हमारा एटॉमिक मास हो जाएगा। एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है एएमयू होता है। एटॉमिक मास को कैलकुलेट कैसे करेंगे ये समझो। तो एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने का तरीका होगा रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू एएमयू। अब रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू एएमयू कर देंगे, एटॉमिक मास निकल करके आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन मैंने लिखा होगा, इसको सॉल्व करते हैं।
देखो यहां पे लिखा है फाइंड द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड इट्स एटॉमिक मास। कहने का मतलब है कि पहले तो तुमको क्या करना है, ऑक्सीजन एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है, उसके बाद तुमको क्या निकालना है, इसका एटॉमिक मास निकालना है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले सॉल्व करने का जो तरीका होगा, कैसे सॉल्व करेंगे ये ध्यान देना है। तो न्यूक्लियॉन कितने प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीजन में, यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन प्रेजेंट इन ऑक्सीजन एटम। अब मैंने बता चुका है कि ऑक्सीजन एटम में कितने न्यूक्लियॉन प्रेजेंट होते हैं, तो 16 होते हैं। अब देखो ये कैसे पता चलेगा 16 होते हैं, तो हम लोग जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पहुंचेंगे, इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम ही है परमाणु संरचना। तो जब हम लोग परमाणु संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले चैप्टर में पहुंचेंगे, तो वहां पर एटम में इलेक्ट्रॉन निकालना, प्रोटॉन निकालना, न्यूट्रॉन निकालना, एटॉमिक मास निकालना, एटॉमिक नंबर निकालना, सारा चीज वहीं पे सीख लेंगे। और वहां पे हम लोग एक नया टर्म भी इंट्रोड्यूस करेंगे, एटॉमिक वेट, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो अब देखो हमको ये पता चल गया कि ऑक्सीजन एटम में कितने न्यूक्लियॉन प्रेजेंट होते हैं, 16 होते हैं। तो अब तुमको क्या करना, केवल इस फॉर्मूले पे रखना है। तो अगर हम इस फॉर्मूले पर रखें तो क्या रखेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास बराबर क्या हो जाएगा, 16 इंटू 1u, या u को क्या लिख सकते हैं, AMU। तो यानी तुम्हारा एटॉमिक मास कितना आ जाएगा, एटॉमिक मास कितना आ जाएगा भाई साहब, एटॉमिक मास आ जाएगा 16। क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो इस तरीके से देखो क्या करते हैं, चीजों को कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है। और अभी अभी तो मैंने लिख के दिखाया भी था कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सोडियम का, पोटेशियम का, रुबिडियम का, किसी भी एलिमेंट का उठा लो पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट टाइम में, ऐसा मान के चलते हैं 1 से लेके 118 एलिमेंट है, लेकिन इससे ज्यादा भी हुए इस समय। तो इस तरीके से डिस्कस करते हैं। अब देखो आज जो है बस इतना ही पढ़ते हैं, इसके आगे का जो टॉपिक होगा, अब क्या क्या आगे का टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगले टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे एवरेज एटॉमिक मास। अब एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, और उसके साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, कि किसी एलिमेंट का मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। तो इतना चीज डिस्कस करेंगे, लेकिन मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हमको कुछ रिक्वायरमेंट होगा। तो वो रिक्वायरमेंट क्या होगा, जरा ध्यान से समझो। हमको एलिमेंट का एटॉमिक मास चाहिए, तो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, या एटॉमिक वेट चाहिए, तो एटॉमिक वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वहां पे तो हमको चाहिए, जैसे मान लो तुमसे NaCl का मोलर मास निकालने के लिए बोला, NaCl का मोलर मास निकालने के लिए बोला, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, अब Na और Cl का एटॉमिक मास लिखना पड़ेगा। तो अब उसका एटॉमिक मास कैसे लिखेंगे, तो जरा ध्यान से समझो, मैं यहाँ पे कुछ बताने वाला हूं, उसको समझ लो। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे 30 एलिमेंट का नाम लिख देता हूं। हाइड्रोजन है, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियॉन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, आर्गन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वैनाडियम है, क्रोमियम है, मैंगनीज है। इसके बाद तुम्हारा क्या है, आयरन है। हाँ एक बात और देखो, कोबाल्ट जब लिखेंगे तो तुमको एक चीज ध्यान पड़ना पड़ेगा, यहाँ पे रखना पड़ेगा कि कोबाल्ट में ऑक्सीजन छोटा होता है। अगर तुम बड़ा वाला ऑक्सीजन लिखोगे तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। फिर निकल है, कॉपर है, फिर जिंक है। ये देखो हमारे 30 एलिमेंट हो गए। अब जरा इनका एटॉमिक नंबर लिखते हैं भाई। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है। मैंने क्यों कहा कि आज बस इतना ही रखते हैं, इसलिए मैंने कहा कि जब तक हम लोगों को ये नहीं पता रहेगा तब तक हम लोग एवरेज एटॉमिक मास, मोलर मास नहीं निकाल सकते हैं। तो उसको निकालने के लिए सीखना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि थोड़ा ये नया वाला टॉपिक डिस्कस कर लेंगे तो आसान रहेगा, तो इसीलिए मैंने आज के लिए बस उतना ही बोला था। तो 9 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 11, 12 यानी 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, ये देखो हो गया। ठीक है, अब होते तो 118 हैं, लेकिन हम लोगों को बस इतना ही जरूरत पड़ेगा, हम लोगों को बस इतना ही जरूरत पड़ेगा। और अगर पड़ेगा भी दूसरा आएगा तो देख लिया जाएगा, और क्या करना है, ऐसे तो नॉर्मल याद ही रहना चाहिए। ठीक है, देखो अब इनका जरा मास लिखते हैं, कुछ करना नहीं है। देखो हाइड्रोजन का 1 लिख देना, हीलियम का 4 लिखना, लिथियम का क्या लिख देना, 6 लिख देना। अब बोरान का जैसे 4 का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, सॉरी बेरिलियम का 4 का 8, बोरान का कितना हो जाएगा 10, इसका यहाँ पे 6 का 12, 7 का 14, 8 का 16, 9 का 18, 10 का 20, 11 का 22, लेकिन तुमको क्या लिखना है, 23 लिखना है। यही देखो सबसे बड़ी बात है, जहां जहां थोड़ा मोड़ा चेंजेस है उसको मैं बता दे रहा हूं। तो तुमको सोडियम का क्या मास याद रखना है, सोडियम का मास हम लोग जब भी रखेंगे 23 रखेंगे। क्या रखेंगे, 23 रखेंगे। अब ऐसा नहीं कि 22 नहीं रख सकते, रख सकते हो, लेकिन मैक्सिमम जगह मैंने देखा है, चाहे कोई बुक वगैरह हो या मैक्सिमम जगह, हर जगह 23 ही रखा जाता है, तो हम लोग 23 ही रखेंगे। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब मैग्नीशियम का 12 का कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, एल्यूमिनियम का 13 का 26, सिलिकॉन का 14 का 28, फास्फोरस का 15 का 30, 16 का 32। अब क्लोरीन में चलते हैं। क्लोरीन में क्या है कि जैसे यहां पर 17 है तो 17 का 34 होगा, लेकिन यहां पे तुमको 35 दशमलव यानी 35.5 रखना है। देखो जहां जहां गलती होने वाला वही मैं बताने वाला हूं, तो इसको ध्यान दो। क्लोरीन के केस में कितना रखेंगे, 35.5 लेंगे वैल्यू, इसको ध्यान देना है। अब बाकी आर्गन का जैसे 18 का 36 होता है तो तुम 40 रखोगे, कितना रखोगे, 40 रखोगे, तो हम लोग आर्गन का बार बार 40 रखेंगे, 36 मत रखना। ठीक है, अब यहाँ पर 19 का कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, लेकिन इसका भी 40 रख लिया जाता है कभी कभी, तो समटाइम्स दोनों रख लिया जाता है, इसका 20 का 40। ठीक है, अब 21 का 42, अब हम नहीं लिखेंगे, अब तुम लोग अपना अपने से बना लेना। 22 का 44, अब तुम लोग अपना अपने से बनाओगे। 46, तो अब तुम लोग अपने से बना लेना। 48, 50, अपने से बना लेना, इतना तुम लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। 26 से लेके 30 तक, चलो 30 का हम लिख देते हैं 60, तो ये सब तुम लोग करोगे। तो इस तरीके से देखो ये मास वाला भी कंप्लीट हो गया, एटॉमिक मास। ऐसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अगर तुमको अब एटॉमिक मास रहेगा पता तो तुम निकाल सकते हो। एक छोटा सा बस खाली बता रहा हूँ, देखो जैसे मान लो कल को, अभी तो हम लोग सीखेंगे निकालना। अब जैसे NaCl का तुमको मोलर मास निकालना हुआ, तो NaCl का मोलर मास कैसे निकालेंगे, जब तुमको ये एटॉमिक मास पता होगा तब ना। तो देखो सोडियम का कितना होता है 23, तो यहाँ पर 23 लिख देना। Cl का कितना होता है 35.5, तो तुम्हारा जोड़ दोगे 58.5 आ जाएगा। तो ऐसे निकालते हैं। तो इसी तरीके से अभी तो हालांकि हम लोग सीखने वाले हैं कैसे निकाला जाता है, सबका निकालेंगे, जितने भी बड़े बड़े कंपाउंड होते हैं जिनको निकालने में समस्या होता है, तो ये तुमको याद होना चाहिए सबसे पहले। तो इसको याद कर लो, और जब हम लोग मोलर मास निकालेंगे तो इसको मैं फिर से एक बार लिख दूंगा रिवीजन के लिए, तो उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।